नमस्कार बच्चों, हिस्ट्री की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अपने पढ़ रहे थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। आर्थिक जीवन का जो पार्ट था उसको हमने पूरा किया कल। अभी अपने पढ़ने जा रहे हैं सामाजिक जीवन के बारे में। वहाँ का समाज कैसा था, किन वर्गों में बंटा हुआ था, परिवार की व्यवस्था क्या थी, मातृसत्तात्मक या पितृसत्तात्मक, नारी का स्थान कैसा था, इन सभी चीज़ों को क्या है उनके सामाजिक जीवन और व्यवहार के बारे में अपने इस पॉइंट में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फिर बिना किसी विलंब के। सामाजिक जीवन का जो फर्स्ट पार्ट रहेगा वह रहेगा हमारा कि समाज का स्वरूप क्या था। समाज का स्वरूप, समाज जो है वो किस प्रकार का था, इस पॉइंट के माध्यम से अपने इसको क्लियर करेंगे। देखिए, समाज के बारे में एक्यूरेट एविडेंसेस हमारे पास नहीं है क्योंकि हमने उनके साहित्य को नहीं पढ़ा है अभी तक। साहित्य के जरिए अपने पता लगा सकते हैं कि हाँ भी समाज एक्यूरेटली किस आधार पर संचालित था, कैसे बंटा हुआ था, किसको ज़्यादा महत्व था, कौन जो लोग थे वो बिना महत्व के थे। अब ऐसा तो हो ही नहीं सकता सोसाइटी में कोई इम्पोर्टेंस के हो, हर किसी की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस होती है। लेकिन फिर भी कुछ एविडेंसेस के आधार पर पुरातत्वविद जो है वो अंदाज़ा लगाते हैं कि यहाँ का समाज जो था वो कितने भागों में, 2 भागों में बंटा हुआ था। सोसाइटी जो थी डिवाइडेड थी 2 पार्ट्स में, और 2 पार्ट कौन से थे? एक तो था उच्च वर्ग, एक था निम्न वर्ग। उच्च वर्ग, दूसरा निम्न वर्ग। 2 प्रकार के वर्गों में विभाजित था उस समय का समाज, का अंदाज़ा लगाया गया है। ठीक है, इतने पुराने इतिहास में लगभग अपनी चीज़ों का अंदाज़ा लगाते हैं, एक्यूरेटली किसी भी चीज़ को नहीं कह सकते हैं। जो सामाजिक स्तर है वो एक समान नहीं था, सभी का समाज वर्गों में विभाजित था। इसीलिए अपने क्या है इनको 2 भागों में बांटा है। पहला जो भाग रहेगा उसमें पुजारी, वेद, ज्योतिष, जादूगर, इस प्रकार के लोग जो थे, या जो धनी लोग थे, पदाधिकारी, वो लोग कैसे थे? उच्च वर्ग। यह उच्च वर्ग के अंतर्गत आते हैं। सेकंड जो है वो हमारे निम्न वर्ग के अंतर्गत आएंगे। जो समाज में इनके अलावा जो लोग रहते थे वो निम्न वर्ग के थे। निम्न वर्ग के अंतर्गत आने वाले जो लोग हैं उनमें कृषक यानी किसान, बढ़ई, कुम्हार, ये जो साधारण रूप से कार्य करने वाले लोग हैं, जो मछुए हैं, मल्लाह है, गाड़ीवान है, इस प्रकार के जो लोग हैं गाड़ी चलाने वाले, ये लोग किस में आते थे? निम्न वर्ग के अंतर्गत आते थे। तो समाज का जो स्वरूप है वो कैसा है? समाज 2 भागों में बंटा हुआ है, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग। उच्च वर्ग के अंतर्गत पुजारी, वैद्य, ज्योतिष, जादूगर, पदाधिकारी, इस प्रकार के लोग आया करते थे। और कृषक, बढ़ई, कुम्हार, गाड़ीवान, मछुआरे वगैरह ये लोग किस में आते थे? समाज के निम्न वर्ग के अंतर्गत आते थे। तो यह तो था समाज का स्वरूप, यानी समाज किस प्रकार से बंटा हुआ था। तो 2 वर्गों में बंटा हुआ था। नेक्स्ट अपने बात करते हैं परिवार की। समाज में परिवार का कैसा स्थान था, या परिवार कैसे थे वहाँ के? 2 नंबर पॉइंट रहेगा अपना परिवार। देखिए, समाज की महत्वपूर्ण होता है परिवार, और चाहे वो आज के समय की बात हो चाहे उस समय की बात हो, तो पृथक पृथक परिवारों में लोग रहते थे। परिवार क्या था? समाज की मूल इकाई। समाज की मूल इकाई होते थे परिवार, आज भी होते हैं। विद्वानों ने क्या है अनुमान लगाया है कि उस समय प्रकार के परिवार रहे होंगे, संयुक्त प्रकार के परिवार रहे होंगे, या संयुक्त प्रणाली वाले परिवार रहे होंगे। ठीक है, परिवारों की व्यवस्था ज़्यादा थी, इसीलिए संयुक्त परिवारों का अंदाज़ा लगाया गया है। क्योंकि जो घर मिले हैं वो
परिवार रहता था तो छोटे घर भी बनाए जा सकते थे, लेकिन आमतौर पर ज़्यादातर अधिकतर संख्या में क्या है, घर बहुत बड़े मिले हैं, जिससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि भाई बहन, चाचा ताऊ, दादा दादी, माता पिता सब क्या है, एक साथ ही रहा करते होंगे। तो संयुक्त परिवार की प्रथा थी या प्रणाली वहाँ पर व्यवस्थित थी। इसके अलावा जो बात अगर आती है, परिवार जो था उसमें सत्ता जो थी वो पितृसत्तात्मक थी, सत्तात्मक। पितृसत्तात्मक थी या मातृसत्तात्मक, यह अभी तक क्या है बना हुआ है। इसके बारे में कोई भी सटीक जानकारी नहीं मिली है कि समाज, उस समय के समाज को हम पितृसत्तात्मक कहें या मातृसत्तात्मक। पितृसत्तात्मक यानी पैट्रियार्कल का मतलब होता है जिसमें पिता, परिवार का मुखिया जो होता है वो एक पुरुष होता है। क्या, कौन होता है? पुरुष होता है परिवार का मुखिया, वो पितृसत्तात्मक होते हैं। मातृसत्तात्मक में यानी मैट्रियार्कल सिस्टम में क्या होता है, जो महिला है वो क्या होती है, परिवार की मुखिया होती है। अब कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं मिला है जिसके कारण हम कह सकें कि पितृसत्तात्मक था या मातृसत्तात्मक, लेकिन फिर हमारा ध्यान जो है वो उन मूर्तियों के ऊपर जाता है, और ज़्यादातर मूर्तियाँ जो हैं वो मातृदेवी की हैं, मातृदेवी की यानी महिलाओं की मूर्तियाँ ज़्यादा मिली हैं। अलग अलग प्रकार की, विभिन्न प्रकार की मूर्तियाँ मिली हैं, इस चीज़ों के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। जो मूर्तियाँ मिली हैं उनको क्या है, ये सर्वोपरि मानते थे। माता का स्थान क्या है, मातृसत्तात्मक प्रकार की मूर्तियाँ मिली है, जिसके कारण ऐसा हो सकता है कि माता का स्थान जो था वो सर्वोपरि था। इसीलिए क्या है, शायद कहा जा सकता है कि सत्ता जो थी वो मातृसत्तात्मक थी। महिलाओं का मुख्य कार्य क्या होता था परिवार में? परिवार में महिलाएं जो हैं वो बस बच्चों का लालन पालन वगैरह करने के लिए या फिर परिवार को संभालने के लिए होती थी। अब मातृसत्तात्मक सत्ता के पीछे एविडेंसेस क्या लगाएंगे, अपने फैक्ट्स क्या लगाएंगे? एक तो मातृदेवी की मूर्तियाँ मिली हैं, महिलाओं की, नारियों की मूर्तियाँ पूजनीय स्थानों पर मिली है, उनकी पूजा विशेष महत्व से की जाती थी। सेकंड चीज़ क्या रहेगी कि द्रविड़ लोगों में भी किसकी सत्ता है? द्रविड़ लोगों में भी महिला सत्तात्मक समाज पाया जाता था, मातृसत्तात्मक समाज पाया जाता था। और इन लोगों को भी हमने कैसा माना है? सैंधव लोगों को भी, मैंने बताया था, एक पॉइंट पढ़ा था हमने कि इस सभ्यता को बसाने वाले लोग कौन थे, तो उसके अंतर्गत हमने ये पढ़ा था कि अधिकांशतः भूमध्य सागरीय क्षेत्र से आए हुए लोगों ने इसको बसाया था, जिनको अपने द्रविड़ भी बोलते हैं। अब द्राविडियन लोगों में की बहुलता है, मातृ देवी की पूजा अधिकांशतः होती है। इसी आधार पर अपने क्या कहते हैं कि परिवार की जो सत्ता थी वो मातृसत्तात्मक समाज था, वहाँ का परिवार मातृसत्तात्मक सत्ता के अनुसार चलते थे। तो यह हमारा परिवार का हो गया कि परिवार भाई समाज की मूलिका ही होगा। परिवार कैसे संयुक्त परिवार की प्रणाली विकसित थी? सत्ता पितरात्मक थी या मात्रात्मक? पितरात्मक का मतलब पुरुष के द्वारा संचालित, मात्रात्मक मतलब महिला के द्वारा या महिला मुखिया हो जिस परिवार की। मातृसत्तात्मक माना है सर्वोपरि स्थान मातृ देवी को दिया गया था। द्राविड़ लोग हैं वहाँ पर भी मातृसत्तात्मक होती है, मातृसत्तात्मक। अभी चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अपना जो थर्ड पॉइंट है वो महिला से ही संबंधित रख लेते हैं। नारी की या नारी का सम्मान या नारी का स्थान, नारी की स्थिति बोल दीजिए या नारी का स्थान कैसा था समाज में। देखिए यह पॉइंट आपको हर एक कालखंड के अंतर्गत पढ़ना होगा। हम हर एक काल के इतिहास में यह जानने का प्रयास करेंगे कि महिलाओं की स्थिति कैसी थी। पुरुषों की स्थिति के बारे में हम कभी नहीं पढ़ेंगे, स्पेशल पॉइंट नहीं पढ़ेंगे उसके बारे में, ठीक है। उसके बारे में डायरेक्टली हमें नॉलेज होगा कि हाँ पुरुषों की स्थिति तो अच्छी होगी, अपने अंदाज़ा लगाते हैं हमेशा। अपने सिर्फ हमेशा किस चीज़ को देखेंगे कि नारी का स्थान कैसा था, क्योंकि इतिहास में पेट्रियार्कल
पैट्रियार्कल सिस्टम पाया जाता है। महिलाओं के बजाय पुरुषों को अधिकार ज़्यादा मुख्य माना जाता है। इसीलिए जिस समाज में महिलाओं को कम इम्पोर्टेंस दी जाती है तो वहाँ महिला का स्थान होगा कैसा, यह जानने का जरूर रहेगा। इतिहास के हर एक कालखंड में आपके एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री लगती है, मेडिवल पार्ट भी लगता है हिस्ट्री का, और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री भी लगती है। तो तीनों टाइम पीरियड में नारी का स्थान कैसा था, यह अवश्य पढ़ी जाएगी हर एक काल में। ठीक है, चलिए नारी के स्थान सिंधु घाटी सभ्यता में इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम कैसा था वह देखते हैं। नारी के स्थान के बारे में समुचित रूप से प्रकाश डाले ऐसा कोई खास एविडेंस हमारे पास नहीं है। तो फिर क्या है यहाँ के जो मूर्तियाँ मन के मोहरें मिली हैं उनसे पता चलता है कि आदरपूर्वक स्थान था, आदरपूर्वक स्थान था इनका, यानी महिलाओं को आदरपूर्वक रखा जाता था समाज में, परिवार में। वह परिवार की मुखिया समझी जाती थी। महिला क्या थी, परिवार की ही मुखिया थी। यह चीज़ हमने पिछले में ही पढ़ी है, मातृत्वात्मक समाज था। तो परिवार की मुखिया कौन होगी, महिला होगी, और पोषिका होती थी परिवार की। परिवार की मुखिया तथा पोषिका कौन होगी, महिला होगी। ठीक है, नारी का स्थान एज ए मुखिया के रूप में होता था परिवार के। समाज के है वो अलग चीज़ है, परिवार के मुखिया के रूप में था। उसका मुख्य कार्य जो है वो बच्चों का लालन पालन करना और फालतू समय में स्पेयर टाइम जो बचता का टाइम उसमें सूद काटना, यानी दो मुख्य कार्य होते थे। पहला बच्चों का लालन पालन, बच्चों का लालन या पालन, ठीक है। और दूसरा क्या रहेगा, दूसरा रहेगा कि सूत काटना, खाली टाइम काटना। ठीक है, यानी एक प्रकार से परिवार को भी संभालते थे और व्यवसाय को भी संभालती थी। इतना मुख्य कार्य रहा था उनका। ठीक है, और बच्चों का लालन पालन महिला से अच्छा कोई कर ही नहीं सकता, तो यह तो अवश्य ही है उनके द्वारा किया जाता होगा। सूत काटने का काम भी उनके द्वारा किया जाता था ताकि उनके घरेलू धंधों या घर पर उपयोग लेने योग्य कपड़े जो है वो अपने घर पर ही तैयार कर सकते थे। अब आप उस समय इतने आत्मनिर्भर थे, सेल्फ डिपेंडेंट थे कि अपने कपड़े तक स्वयं तैयार करते थे अपने ही घर पर। परिवार का मुखिया तक यह, लेकिन हमने धीरे धीरे क्या है दूसरों पर आश्रित जीवन शुरू कर दिया है, तो जिसके कारण ज़्यादा समस्याएं आना शुरू हो जाती हैं। हम एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो जाते हैं तो काम निकलता है, समस्या रहती है। लेकिन उस समय के लोग अधिकांशतः सेल्फ डिपेंडेंट हुआ करते थे। तो ये महिलाओं का मुख्य कार्य हुआ करता था। इसके अलावा जो मुद्राएं हैं उनके चित्रों पर नारियों के जो चित्र मिले हैं, इसके आधार पर कहा जा सकता है कि सैंधव समाज, सैंधव मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था, उस समाज में पर्दा प्रथा नहीं थी, पर्दा प्रथा नहीं थी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। ठीक है, हर बार आप जब किसी भी इतिहास के कालखंड में नारी का स्थान पढ़ोगे तो यह अवश्य ध्यान में आएगा कि उस समय पर्दा प्रथा थी या नहीं थी। सैंधव समाज में नारियों के लिए पर्दा प्रथा जैसी कोई भी मुश्किल उनके लिए नहीं थी, क्योंकि इस बात का अंदाज़ा कैसे लगाते हैं, इस बात का अंदाज़ा लगाते हैं अपने उस समय चले हुए मुद्राओं, मनकों, मूर्तियों से लगाते हैं, जिन पर क्या है नारियों की मूर्तियाँ छपी उकेरी हुई होती थी। उनसे पता चलता है कि पर्दा प्रथा नहीं थी उस समय। ठीक है, इस प्रकार की कुप्रथाएं कम ही साथी थी, क्योंकि आज इतना बुरा समाज नहीं था। फिर है पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। फिर बात आती है भी कि महिला जो है वो धार्मिक कार्यों में पुरुष के बराबर कार्य करती थी या नहीं। तो धार्मिक कार्यों में या धार्मिक जो उत्सव होते थे, धार्मिक तथा सामाजिक उत्सव, सामाजिक उत्सवों में
महिलाओं का जो स्थान था वो पुरुष के समान था, पुरुष के बराबर ही महिलाओं को स्थान था। किसमें? धार्मिक और सामाजिक उत्सवों। ठीक है, तो यह रहेगा उनका नारी का स्थान उस समय कैसा था। सारे के सारे पॉइंट्स क्या है लिख दिए गए हैं, अपने रिपीट करते हैं अभी। फर्स्ट, आदरपूर्वक स्थान था नारियों का, तिरस्कार जैसी भावना नहीं थी उस समय नारियों के लिए। परिवार का मुखिया हुआ करती थी नारी, जो है वो परिवार का मुखिया हुआ करती थी, पोषिका थी परिवार की। मुख्य कार्य क्या रहेंगे? मुख्य कार्य, महिलाओं के मुख्य कार्य थे बच्चों का लालन पालन करना, सूत काटना, और सैंधव समाज में पर्दा प्रथा जैसी कुप्रथा विद्यमान नहीं थी। नेक्स्ट बात करें धार्मिक और सामाजिक उत्सवों में, तो पुरुष और महिलाओं को बराबर स्थान था। आगे बात करते हैं अपने उस समाज के रहन सहन की, कि समाज जो है और रहने का तरीका कैसा था उनका, रहन सहन किस स्तर का था, उच्च स्तर का था या निम्न स्तर से रहते थे। रहन सहन, रहन सहन का मतलब रहते कैसे थे, किस प्रकार से रहते थे। तो जैसे अपने नगर मिलते हैं, इतने सुविधाजनक चीज़ें वहाँ पर बनाई हुई थी, तो इससे अंदाज़ा तो यही लगाया जाए कि वो विलासितापूर्वक जीवन जिया करते थे, उनका जीवन स्तर अच्छा था। जितने भी जीवन जीने के लिए विलासिता की उस समय की जो चीज़ें थी वो उपलब्ध थी उनके पास, बहुत ही एडवांस चीज़ों को उन्होंने बना रखा था। यात्रा करने के लिए बैलगाड़ियाँ हैं, नाव है, नौकाएं हैं, घर पर रहने के लिए इतने अच्छे घर हैं, कुएं भी घरों के अंदर मिले हैं। यानी उस समय के अनुसार देखा जाए तो लगभग चीज़ें जो कंफर्ट की चीज़ें होती हैं वो उनके पास उपलब्ध थी। लेकिन फिर भी क्या है, एक बार दोबारा से इस पर नज़र डाल लेते हैं कि पहली बात रहन सहन की बात करें पहली, तो अस्त्र शस्त्र क्या है, अस्त्र शस्त्र कम संख्या में मिले हैं, संख्या में मिले हैं। इससे क्या अंदाज़ा लगाया जाएगा, शांति प्रिय लोग थे, शांति प्रिय लोग थे, समाज था जो शांति प्रिय था, युद्ध में इतना विश्वास नहीं रखता था। इसके अलावा वहाँ पर खुदाई में क्या है, घड़े, कलश, थालियाँ, कटोरे, तस्तरियाँ, गिलास, चम्मच जो है, मुद्राएं, पलंग, कुर्सियाँ, ये सब चीज़ें क्या है बहुत बड़ी संख्या में मिली हैं, हर एक घर के अंदर होगी, ऐसा अंदाज़ा लगा सकते हैं अपने। तो जिससे क्या पता लगेगा, जिससे पता लगेगा कि वो क्या थे, साधन संपन्न लोग थे, साधन संपन्न लोग थे। अब ज़रूरत की चीज़ें अगर उनके पास है तो साधन संपन्न ही होंगे। नेक्स्ट अगर बात करें अपने, तो सैंधव लोग वस्त्रों का प्रयोग करते थे, जाहिर सी बात है, लेकिन इतने प्राचीन काल में वस्त्रों का प्रयोग करना एक महत्वपूर्ण संबंध रहेगा। यह भी वस्त्रों का प्रयोग हुआ करता था। अब इसमें ये तो नॉर्मल बात है, इसमें ये ऐड कर देते हैं अपने कि सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, मलमल के वस्त्र, ये इस प्रकार के सभी यानी कई प्रकार के वस्त्र वो क्या है प्रयोग करते थे। ऋतुओं के अनुसार अलग अलग प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे। ठीक है, इसमें ये भी ऐड कर लेते हैं कि जो निम्न स्तर के लोग थे या निम्न वर्ग के लोग थे वो सिर्फ कमर तक के वस्त्र पहनते थे, नीचे से कमर तक के वस्त्र पहनते थे। लेकिन उच्च वर्ग के लोग अपने शरीर के ऊपरी भाग को शाल वगैरह से भी ढककर रखते थे। पुरुषों की बात हो रही है ये, ठीक है, शॉल वगैरह से ढककर रखते थे उच्च वर्ग के लोग। और अधिकांशतः उच्च वर्ग के लोग क्या है अलग अलग प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग भी करते थे अलग अलग टाइम के अनुसार। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या हैं पता चलती हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज़, महिलाएं पगड़ी पहना करती थी। महिलाएं जो हैं वो पगड़ी पहना करती थी। इस बात का साक्ष्य वहाँ की मिलने वाली मुद्राओं के ऊपर बनी हुई मूर्तियों से। एक
मुद्रा में तो महिला ने क्या है, नुकीली टोपी भी पहनी हुई है, नुकीली टोपी भी पहनी हुई है। ठीक है, तो ये है उनका रहन सहन था। कैसा था? अस्त्र शस्त्र कम है तो शांति प्रिय लोग रहे होंगे, साधन संपन्न लोग थे, यानी वहाँ पर ज़रूरत का हर एक वस्तु मिली हमें तो साधन संपन्न थे, वस्त्र का प्रयोग करते थे, कैसे कैसे सूती उन्नी मलमल के वस्त्रों का प्रयोग करते थे। इसके अलावा ऋतुओं के अनुसार अलग अलग वस्त्रों का प्रयोग कमर तक पहनते थे। निम्न वर्ग के लोग, उच्च वर्ग के लोग जो है वो शाल का प्रयोग भी करते थे। अपने ऊपरी शरीर को ढकने के लिए महिलाएं जो थी वो पगड़ी पहना करती थी और नुकीली टोपी वाली एक मूर्ति भी मिली है महिला की। यह था उनका रहन सहन, यानी काफ़ी उच्च प्रकार का रहन सहन है, उस स्तर का रहन सहन है, हाई क्लास लोग थे। जैसे उनके नगर मिले हैं, इस बात का तो अंदाज़ा लगाया ही जा सकता है कि व्यापारी लोग थे तो कुछ प्रकार के रहेंगे। ठीक है, समाज जो था वो व्यापारियों का समाज था, वॉरियर्स का नहीं था, यानी ट्रेडर्स रहा करते थे, वॉरियर्स नहीं रहा करते थे। अब बात आती है कि इनके रहन सहन का ही पॉइंट चल रहा है अपना, रहन सहन। रहन सहन में बात आती है केश विन्यास, इसके अलावा सजना संवरना। ठीक है, अपने आप को सुंदर बनाने के बहुत सी चीज़ों के साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं। केश विन्यास यानी बालों को सजा कर रखते थे, खासकर महिलाएं, पुरुष भी ऐसा ही करते थे और अधिकांशतः महिलाएं भी। दाढ़ी मूछ दोनों रखी जाती थी पुरुषों के द्वारा, दाढ़ी मूछ दोनों रखी जाती थी, लेकिन कई मूर्तियों पर ऐसे साक्ष्य भी मिले हैं कि दाढ़ी तो रखी है लेकिन मूछ को कटवा दिया गया है। हो सकता है उस समाज के या उस समय के अनुसार कोई ज़रूरत रही होगी। इसके अलावा महिलाएं जो हैं उनके जो केश विन्यास हुआ करते थे वो हिंदू महिलाओं की तरह ही क्या है, पीछे अपने बालों को ले जाकर चोटी बांध दी जाती थी, उस बीच में मांग भरने के लिए जगह रखी जाती थी। मूर्तियों के द्वारा ऐसे साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा जो शीश पर कई वर्तों से लपेटकर भी वो क्या है, बाल बांधा करती थी। इसके अलावा काजल, सुरमा, सिंदूर या फिर सुर्खी वगैरह इनका इस्तेमाल भी वहाँ की महिलाएं करती थी। सुर्खी यानी लिपस्टिक के लिए मैके इतिहासकार ने कहा है कि वहाँ की महिलाएं ऐसा उपयोग करती थी। अब सबसे महत्वपूर्ण बात भी, आपने एक चीज़ सुनी होगी, शैम्पू, और आज के समय अधिकांशतः यूज भी लिया जाता है। तो ये जो क्रिएशन है, ये जो इन्वेंशन है, वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले उपयोग किया था। यानी दुनिया को सौंपने वाला ये आविष्कार किसके द्वारा सौंपा गया है? ये आविष्कार सौंपा गया है सिंधु घाटी के लोगों के द्वारा, भारत के द्वारा। हर्बल शैम्पू यूज हुआ करता था उस समय। आजकल जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा डिमांड है वो लोग उस समय इसका यूज़ किया करते थे। ठीक है, शैम्पू का यूज उनके द्वारा किया जाता था, उन्होंने बनाया था। इसके बाद बात आती है आभूषणों की। तो आभूषण महिला और पुरुष दोनों ही उपयोग किया करते थे। ठीक है, उच्च वर्ग के लोग सोने चांदी या हाथीदान जैसे महंगी चीज़ों का या मणि वगैरह जैसी चीज़ों की क्या है, आभूषण उपयोग में लिया करते थे। और निम्न वर्ग के लोग क्या है, मिट्टी, हड्डी या इस प्रकार तांबे, मिट्टी, हड्डी या तांबे या कांस्य के आभूषणों का उपयोग निम्न वर्ग के लोग किया करते थे। यानी दो भागों में बांट सकते हैं अपने, उच्च और निम्न। उच्च वर्ग के लोग तो चांदी, सोना, मणि, मनके या फिर जो इम्पोर्टेंट धातु जो होती हैं वो, और निम्न वर्ग के लोग तांबा, तांबा, कांसा या फिर मिट्टी या हड्डियों के आभूषण पहना करते थे। इसके बाद बात आती है इनके खान पान की। ठीक है, समाज है तो खाएगा तो सही। ठीक है, यह था उनका रहन सहन। आधुनिक रहन सहन से बिल्कुल भी कम नहीं है। ठीक है, पाउडर तक यूज़ किया करते थे मेकअप के लिए। अब बात आती है खान पान की। खान पान भी इनका क्या है, अमीरों वाला था। खाने में मुख्य चीज़ें क्या क्या थी? गेहूँ, जौ, चावल या इसके अलावा
फल, दाल, तिल, सब्जियां, फल, दाल, तिल, सब्जियां, इनका इस्तेमाल ये अपने खाने में या भोजन में किया करते थे। और मांसाहारी भी थे, सिर्फ शाकाहारी लोग नहीं रहते थे, मांसाहारी लोग भी रहा करते थे। उस समय की ज़रूरत थी भाई ये चीज़ों की, ठीक है। अब मान लीजिए कोई लोग सेना में थे तो उनको तो इस चीज़ की ज़रूरत है या नहीं है, सेना वालों को तो खाना पड़ेगा, ठीक है। राजा महाराजा लोग तो अवश्य ही खाएंगे। इसके बाद बात आती है कि गाय, भैंस, बकरी, इनके दूध का इस्तेमाल किया करते थे और शराब पिया करते थे या नहीं, यह प्रश्न अभी भी अनसोल्व है। शराब का पता नहीं है अभी पिया करते थे या नहीं पिया करते थे, लेकिन कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में। कोई भी प्रकार का ऐसा साक्ष्य नहीं मिला है कि अपने कह सकें कि वो मद्यपान किया करते थे या शराब पिया करते थे। उसके बाद बात आती है आमोद प्रमोद, टाइम पास के लिए क्या करते थे, एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते थे, मनोरंजन के लिए क्या किया करते थे, वो देखते हैं। मनोरंजन के साधन, मनोरंजन के लिए क्या किया करते थे वो देखिए कि ये मछली पकड़ना, मछली पकड़ना, शिकार करना, मुर्गे, तितर बटेर, तितर बटेर की लड़ाई करवाना। अब कुछ गोटियां मिली हैं वहाँ पर जिससे जिनके ऊपर क्या है, जैसे अपने लूडो खेलते टाइम गोटियों का यूज़ करते हैं ना, वो वैसी गोटियां मिली हैं हाथी दांत वगैरह की बनी हुई। और कुछ ऐसे एविडेंसेस मिले हैं जिनसे अपने कह सकते हैं कि वो लोग चौसर खेला करते थे। चौसर जानते हो, ठीक है। और चौसर खेला करते थे तो जुआ भी उस समय खेला जाता था, शतरंज खेला जाता था, ठीक है। मनोरंजन के लिए संगीत, नृत्य, इन चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता था। वाद्य यंत्र भी थे उस समय, कुछ वाद्य यंत्र कैसे कैसे थे। वाद्य यंत्रों में मुख्य रूप से जो मिलते हैं तबला, ढोल, तबला, ढोल, ये उस समय के मुख्य वाद्य यंत्र थे। इसके अलावा कुछ की मुद्राओं पर चित्र मिले हैं, तुरही, वीणा, तुरही, वीणा, इस प्रकार के वाद्य यंत्रों के चित्र मुद्राओं पर मिलते हैं, ठीक है। यह उनके आमोद प्रमोद मनोरंजन के साधन हुआ करते थे। इसके अलावा बच्चों को खेलने के लिए खिलौने बनाए हुए थे अलग अलग प्रकार के, और खिलौनों में क्या है, टेक्नोलॉजी अच्छी यूज की हुई थी। बैल बनाया हुआ है किसी धातु का तो उसका मुख हिलता है। महिला पुरुषों को बनाया हुआ है तो उनको धागे से बांधा गया है, उनके हाथ पैर धागे को हिलाने से हिलते हैं। बहुत ही उन्नत प्रकार के खिलौने बनाकर दिया करते थे जिससे क्या है बच्चे साक्ष्य रूप से, प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान को प्राप्त कर सकें। ऐसी चीज़ों को भी उन्होंने डेवलप कर रखा था। उसके बाद करते हैं, बात करें उनके मरने के बाद वो क्या करते थे। मरने के बाद कोई कुछ कर सकता है क्या? जो कुछ करता है वो बाकी लोग ही करते हैं, मरने वाला कुछ नहीं कर सकता। तो मृत या मृतक संस्कार क्या हुआ? मृतक संस्कार का मतलब ये है भाई कि मरने के बाद उस व्यक्ति के साथ क्या किया जाता था, उनका अंतिम संस्कार कैसे किया जाता था, वह है। तो शव या स्थान या समाधि स्थान नहीं मिले हैं, लेकिन हड़प्पा और कालीबंगा, हड़प्पा और कालीबंगा, इन दो स्थानों पर क्या हुआ है, इन दो स्थानों पर भाई उन्होंने क्या बनाया हुआ है, कुछ कब्रें मिली हैं। क्या मिली हैं? कब्रें मिली हैं। और कब्रें मिलने से क्या पता चला है भाई? कब्रें मिलने से पता चला है कि दफनाने वाले, चाहे वो दफनाए हुए ही मिलेंगे, जलाए हुए का तो अस्थि पंजर मिले